नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज से हम लोग बात करेंगे बीएड के पेपर 2 को पढ़ना शुरू करेंगे जो कला वर्ग के लिए है। पेपर 2 में भी यदि हम खंड की बात करें जो खंड 2 है, तो बीएड के पेपर 2 के खंड 2 का जो मतलब विषय विशेष वाला है, जो कला वर्ग के लिए विशेष है, उसके लिए आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो जो कला वर्ग के विद्यार्थी हैं, जो कला वर्ग वाले विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों को भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करना है। जैसे आपके सामने जब आप कला वर्ग के विद्यार्थी जब अपना पाठ्यक्रम देखेंगे तो उनके सामने कुल 7 खंड है, 7 बिंदु हैं, 7 टॉपिक आप ऐसे कह लीजिए। आपको भारतीय इतिहास के बारे में जानना है। जब भारतीय इतिहास की बात आती है तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। फिर आपको भूगोल के बारे में पढ़ना है, राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ना है, अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है। इसके बाद आपको समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान के बारे में पढ़ना है। तो इन तीनों के बारे में, जैसे आपने कभी ना कभी ये मानकर चलता हूं कि इतिहास का अध्ययन किया ही होगा, भूगोल का भी अध्ययन आपने किया ही होगा, राजनीति विज्ञान भी आपने पढ़ा होगा, कभी आप में से जो विद्यार्थी हैं उन्होंने अर्थशास्त्र भी पढ़ा होगा। जो ये बिंदु हैं समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान, प्रश्नों की दृष्टि से देखेंगे बेशक वेटेज कम हो, लेकिन यदि हमारे पाठ्यक्रम में है तो हमारे लिए पढ़ना आवश्यक है। जब भी मैं आपसे अपनी हर कक्षा में ये बात कहता हूं कि जब भी किसी परीक्षा का कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है तो उस पाठ्यक्रम के लिए ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक अधिकृत व्यक्ति जो पाठ्यक्रम का निर्धारण करने के लिए अधिकार रखता है, जिसके अधिकार क्षेत्र का वो कार्य है, ऐसा कभी नहीं होता कि वो व्यक्ति अपनी इच्छा से या जैसा उसका मन करे कि मैं चाहता हूं कि विद्यार्थी ये पाठ्यक्रम पढ़े तो वो पाठ्यक्रम ऐड हो जाए, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा क्या होता है कि परीक्षा की मांग क्या है, उस परीक्षा की आवश्यकताएं क्या हैं, उस परीक्षा के माध्यम से परीक्षक क्या अपेक्षा करता है विद्यार्थियों से, इन तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखकर एक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है। उस अनुसंधान की पूरी प्रक्रिया के बाद एक पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप देखते भी होंगे कि कभी इस पाठ्यक्रम में बदलाव हो गया, आप कहते हैं ना सिलेबस चेंज हो गया। वो सिलेबस चेंज कैसे होता है? वो ठीक इसी प्रकार से होता है कि जब कोई परीक्षा में समय के अनुसार उस परीक्षा की जो मांग है, उस परीक्षा से जो आवश्यकताएं हैं, यदि उनमें समय के अनुसार कोई बदलाव होता है तो उस परीक्षा के पाठ्यक्रम में भी बदलाव देखने को मिलता है। बातें स्पष्ट है यहाँ तक की? तो इसी अनुसार एक अनुसंधान की प्रक्रिया होती है। उस अनुसंधान की प्रक्रिया के बाद में कोई पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। जो आपका बीएड पेपर 2 में जो कला वर्ग के लिए, जो विषय विशेष के लिए जो ये पाठ्यक्रम निर्धारित है, उस पाठ्यक्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपको भारतीय इतिहास का अध्ययन आपने किया हो। अनिवार्य खंड में भी भारतीय इतिहास है आपके सामने, तो अनिवार्य खंड में भी भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। पेपर 1 में भी खंड 1 जो है पेपर 1 का, उसमें भी आपको इतिहास पढ़ना है। कला वर्ग वाले विद्यार्थियों को जब हम विशेष बात करेंगे कला वर्ग के लिए, तो यहाँ अधिक विस्तार से आपको भारतीय इतिहास पढ़ना होता है। थोड़ा सा चीजें और विस्तार के साथ आती हैं। बातें समझ पा रहे हैं? तो हम पेपर 2 की जो खंड 2 है, जो कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए है, वहां से आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। और उसमें भी हम सबसे पहले मनोविज्ञान को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? हम सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे मनोविज्ञान से। आपके मन में ये प्रश्न आना चाहिए, स्वाभाविक प्रश्न है, लाजमी प्रश्न है कि सर मनोविज्ञान से पढ़ना क्यों शुरू करना है? देखिए, किसी भी शिक्षक के लिए यदि आपके मन में ये प्रश्न है पहले कि मनोविज्ञान से कक्षाओं का आरंभ क्यों, या मनोविज्ञान आपके पाठ्यक्रम में क्यों, हम एक एक बिंदु जैसे जैसे आपके विषय शुरू होंगे, जिस जिस विषय की कक्षाएं होंगी, उन सभी के महत्व पर प्रकाश डालेंगे कि क्यों आपके ये आपको पढ़ना है, आपके पाठ्यक्रम में ये क्यों शामिल है। यदि बात की जाए कि मनोविज्ञान आपके पाठ्यक्रम में क्यों है, देखिए, आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के बाद आप बीएड करेंगे। बीएड करने का मतलब है कि आप अपना भविष्य शिक्षक बनकर गुजारना चाहते हैं, आप शिक्षक बनना चाहते हैं, आप समाज को एक ज्ञान आधारित समाज बनाने में अपना योगदान देना चाहते हैं। जो एक शिक्षक होता है, उस शिक्षक से विद्यार्थी की अपेक्षाएं होती ही होती हैं, विद्यार्थी के अभिभावकों की अपेक्षाएं होती ही होती हैं, साथ ही साथ शिक्षक से समाज को भी काफी अपेक्षाएं होती हैं। क्योंकि एक शिक्षक क्या करेगा? एक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य से, अपने अध्यापन से विद्यार्थियों के भविष्य को संवारने में अपना योगदान देगा। एक शिक्षक एक ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बात समझ पा रहे हैं आप? यहाँ तक कि आप इससे समझ सकते हैं
कि हर माता पिता अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करना चाहता है। उनके सभी गतिविधियां, अभिभावकों की सभी गतिविधियां अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए होती हैं। अब जब आप स्वयं शिक्षक बनेंगे तो शिक्षक के लिए, जैसे आप, यदि मैं अभी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद भी यदि बात कर लूँ आपसे, जिसमें जो प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा होगी वहां से बीएड डिग्री धारक जो हैं उनको बाहर कर दिया गया है। यानी कि अब आप कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक बनने की अर्हता नहीं रख पाएंगे, उस परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे, उसमें डिप्लोमा वाले जाएंगे। जबकि बीएड क्या है, बीएड डिग्री हो जाता है। बात समझ पाए? तो बीएड स्नातक स्तर की जो परीक्षाएं होंगी, जैसे कक्षा 6 से 8 के लिए भी, 9 से 10 के लिए भी, 11 से 12 के लिए भी आप पढ़ाने के लिए होंगे, आप शिक्षक उन परीक्षाओं को देकर बनेंगे। बात समझ पाए? यानी कि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 के बीच में, ऐसे मान लीजिए। अब आप इस बात को समझिए, कुछ राज्यों को छोड़ देंगे तो वहां पीजीटी के लिए भी बीएड मांगा जाता है। उत्तर प्रदेश विशेष को छोड़ दीजिए, अभी उत्तर प्रदेश में पीजीटी के लिए बीएड नहीं मांगा जाता है। ठीक, तो अब आप समझिए कि अब जो आधुनिक समय है, इस आधुनिक समय में ये जो हमारा शिक्षा का आधुनिक परिवेश है, इस परिवेश में अब वो समय नहीं है जब विद्यार्थियों को हम सूचनाएं रटवाने पर बल देते थे। अब जो ये शिक्षा का आधुनिक स्वरूप है ये बदल चुका है, इसमें परिवर्तन आ चुका है। यानी कि अब ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती जो सूचनाएं हैं, जो तथ्य हैं, वो विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर अंकित करने का प्रयास किया जाता हो। अब शिक्षा का स्वरूप वैसा नहीं है। अब शिक्षा का स्वरूप कैसा है? अब इस शिक्षा के स्वरूप में शिक्षक केंद्र में नहीं है, अब विद्यार्थी केंद्रित में है, विद्यार्थी केंद्र में है। अब स्टूडेंट सेंट्रिक है पूरा। तो आपको जब मनोविज्ञान की बात हम करेंगे तो मनोविज्ञान पढ़ते समय आपको ये समझना है, आप स्वयं को एक शिक्षक मानकर चीजें समझेंगे, व्यवहारिक रूप में चीजें समझेंगे, तो आप उनको अच्छे से समझ पाएंगे। इस परीक्षा में इस बिंदु से पूछे जाने वाले जो प्रश्न होंगे, बेशक उनका योगदान कम हो, लेकिन आप उन प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। आपके पाठ्यक्रम में क्यों है? एक विद्यार्थी को अधिगम में लाना, एक विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में शामिल करना, ये उसके मनोविज्ञान को समझकर संभव हो पाता है। जैसे यदि कोई विद्यार्थी चाहता है, यदि किसी विद्यार्थी की अधिगम करने की इच्छा शक्ति ही नहीं है, कोई व्यक्ति पढ़ना चाहता ही नहीं है, कोई विद्यार्थी कक्षा में ऐसा है जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, तो कोई भी शिक्षक हो, दुनिया की कोई भी ताकत हो, कि विश्व के किसी भी कोने का शिक्षक हो, उस विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता। वो विद्यार्थी अधिगम नहीं कर सकता यदि उस विद्यार्थी की अधिगम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। बातें समझ आ रही है? विद्यार्थी, हम कक्षा 6 से 8 की बात करें, 9 से 10 की बात करें, और कुछ हम 11-12 को भी ले लें। 11-12 को एक बार को छोड़ भी देंगे, क्योंकि माना जाता है कि आप ये कह लीजिए कि कुछ परिपक्वता के स्तर पर विद्यार्थी 11-12 में होता है। लेकिन कक्षा 6 से 8 की बात यदि की जाए तो कक्षा 6 से 8 के बीच का जो विद्यार्थी है, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाला जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी परिपक्व तो नहीं ही है। जब वो विद्यार्थी परिपक्व नहीं है और ऐसे में विद्यार्थी की इच्छा शक्ति अधिगम करने की नहीं है, तो वहां शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि शिक्षक उसे अधिगम की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार बनाए। बातें समझ पा रहे हैं? विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए शिक्षक को आवश्यक होता है कि शिक्षक को मनोविज्ञान की थोड़ी सी समझ हो। शिक्षक को यह पता रहे कि शिक्षक उस विद्यार्थी के मनोभाव को समझ पाए, शिक्षक उस विद्यार्थी की मन स्थितियों को समझ पाए। बातें समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि काफी समय पहले एक फिल्म आई थी, काफी अच्छी फिल्म थी, तारे जमीन पर। तारे जमीन पर फिल्म में जो वो बच्चा, जो वो किरदार है, और उसको चीजें समझ में नहीं आती हैं, वो एक बीमारी है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं ये मानकर चलता हूं यदि उस परिस्थिति में वो बालक ऐसा है जिसकी अधिगम में रुचि नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं, तो वहां जो आप देखेंगे वो जो एक किरदार है, आमिर खान का जो किरदार है, वो क्या करते हैं? आमिर खान का किरदार करता है कि वो उस बालक की मन स्थितियों को समझने का प्रयास करता है। तो यदि वहां शिक्षक को बालक की मनोस्थिति को समझना है, बालक के मन में क्या चल रहा है, वो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार क्यों नहीं बनना चाहता, तो उसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बालक के उस मन में चलने वाली उस घटनाक्रमों को, या उसकी हलचल को, या उसकी जो मन स्थिति है, उसको जानने का प्रयास करे। बात समझ पा रहे हैं? यदि मैं आपको बहुत व्यवहारिक उदाहरण दूं तो आपके साथ भी हुआ होगा, आपका भी ऐसा व्यवहारिक अनुभव रहा होगा कि कक्षा में जो सबसे शरारती बच्चा होता था, चाहे कक्षा 1 से 5 की बात हो या कक्षा 6 से 8 की बात हो,
तो कक्षा का जो सबसे शरारती बच्चा होता था, शिक्षक उसी बालक को, उसी विद्यार्थी को कक्षा का मॉनिटर बना देते थे। ये शिक्षक के लिए आवश्यक इसीलिए क्योंकि शिक्षक उस बालक का मनोविज्ञान समझ पा रहे हैं, शिक्षक उस बालक की मानसिक स्थिति समझ पा रहे हैं कि ये चंचल है, ये शरारती बच्चा है। यदि इस शरारती बच्चे को कुछ जिम्मेदारियां दे दी जाएंगी तो इसका जो एनर्जी है वो एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? वो पूरा खेल यही होगा कि यदि शिक्षक को बालक के मनोविज्ञान के बारे में, बालक की मन स्थिति के बारे में समझ है तो शिक्षक पूरी संभावनाएं हैं कि उस बालक को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना देंगे। बात समझ पा रहे हैं? दूसरा एक व्यवहारिक उदाहरण लीजिए कि आपको, आपके भी कोई शिक्षक ऐसे रहे होंगे जिनके साथ में आपकी बॉन्डिंग बहुत शानदार रही है, मतलब आपके और उनके मध्य जो संबंध है वो बहुत शानदार रहा है। आप आज भी, आपके कोई ऐसे शिक्षक होंगे जिनके संपर्क में आप रहे होंगे, जिनसे आपने हो सकता है कक्षा 6 में पढ़ाई की हो, कक्षा 8 में पढ़ाई की हो, या संपर्क में नहीं है तो भी आपको उनकी बातें याद हो। बात समझ पाए? आप उनके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित हो, या आपको उन्होंने कोई चीज ऐसे समझा दी हो, कोई बहुत जटिल चीज थी आपके लिए लेकिन बहुत सरल शब्दों में समझा दी, बहुत आसानी से समझा दी। बातें समझ पा रहे हैं? वो कैसे संभव हो पाता है? एक शिक्षक के लिए ये सब चीजें सरल हो जाती है यदि शिक्षक को मनोविज्ञान की एक सामान्य सी समझ है। ठीक है, इसीलिए आपके पाठ्यक्रम में मनोविज्ञान है क्योंकि आप सभी भविष्य के शिक्षक हैं, आप भावी शिक्षक हैं। बातें समझ पा रहे हैं? तो मनोविज्ञान, अब यहां दूसरा बिंदु आप एक ये समझिए कि मनोविज्ञान में स्नातक करने वाले, मनोविज्ञान में परास्नातक करने वाले, एमफिल पीएचडी करने वाले भी विद्यार्थी हैं। यदि मैं स्नातक परास्नातक की बात करूं तो मनोविज्ञान में मान लीजिए कोई 3 वर्ष का अध्ययन करके फिर 2 वर्ष का अध्ययन करता है और फिर 5 वर्ष, मान लीजिए अब एमफिल हट गया तो हम कह देते हैं 5 वर्ष उसने पीएचडी में लगाए, तो भी आप देखिए 3 2 5 और 5 10 वर्ष का अध्ययन वो किसे, उसने 10 वर्ष का अध्ययन किया, तो वो तो एकदम मनोविज्ञान में पारंगत है, जो पीएचडी कर लिया, जो अनुसंधान कर लिया मनोविज्ञान पे। क्या आपकी परीक्षा में मनोविज्ञान के प्रश्नों का स्तर ऐसा रहेगा जो यहां होता होगा? बात समझ पाए? क्या आपको इस स्तर का अध्ययन करना आवश्यक है? क्योंकि यहां आपसे केवल मनोविज्ञान की एक सामान्य समझ की अपेक्षा है, एक मनोविज्ञान की सामान्य सी जानकारी आपको होनी चाहिए। परीक्षक केवल आपसे ये चाहता है। क्यों हो भाई? आपके मन में ये प्रश्न है कि क्यों हमें सामान्य जानकारी हो? मनोविज्ञान हम पढ़ भी लेंगे तो मनोविज्ञान पढ़ने से क्या होगा? देखिए, जब आपको मनोविज्ञान की एक सामान्य जानकारी हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थी को समझना आसान हो जाता है। विद्यार्थी को समझना, विद्यार्थी को यदि शिक्षक समझेगा, क्योंकि अब वो समय तो है नहीं कि हम विद्यार्थी को दंड देकर जबरदस्ती उसको अधिगम की प्रक्रिया में भागीदार बनाएंगे। हम वो केवल सूचनाएं तो अब नहीं प्रेषित करनी है कि हमें केवल सूचनाएं दे देनी, अब वो समय तो है नहीं कि कक्षा में डंडे के जोर पर चीजें रटवा दी गई बच्चे को, या कुछ कॉपियां उससे भरवा ली गई, उसको घर के लिए कुछ काम दिया गया, बच्चे ने घर से पुस्तक उठाई और वो उन चीजों को कॉपी करके ले आया और शिक्षक ने उनको जांच दिया और ये मूल्यांकन हो गया कि कक्षा की प्रगति सकारात्मक है। ऐसा तो नहीं है वर्तमान समय में। अब ना तो शिक्षक दंड देते हैं ना दंड दे सकते हैं। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो अब क्या होगा ऐसे में? जो बालक अबोध है, जो जिसको अपने भविष्य को लेकर निर्णय लेने की क्षमता जिसमें अभी नहीं है, जो अभी परिपक्व नहीं है, जिसको अभी अधिगम का, वास्तविक अधिगम का क्या अर्थ है, उसके जीवन में क्या महत्व है, ये चीजें समझ नहीं आती। समझ पाए? उस बच्चे के लिए तो अधिगम करना एक बर्डन है। स्कूल जाना उसको पसंद नहीं है, उसको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जिनकी वजह से विद्यार्थी सदैव स्कूल जाना पसंद करते हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, मैं उन शिक्षक से मिलूंगा, उन शिक्षक से पढ़ूंगा। ये सारी चीजें किस स्तर तक चलती हैं? अधिक से अधिक ये चीजें चलती हैं 10वीं क्लास तक। 10वीं क्लास में भी कम हो जाती हैं, अधिक से अधिक चीजें रहती हैं 6 से 8 तक के बीच में, कक्षा 1 से 8 तक का आप मान लीजिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक उस बालक की मनस्थिति को समझ पाए। शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य प्रत्यक्ष वार्तालाप से एक बॉन्ड बन गया है, उनमें एक जुड़ाव है। बातें समझ पा रहे हैं? ये कैसे संभव हुआ? ये तब संभव हुआ जब शिक्षक को मनोविज्ञान की सामान्य जानकारी थी और शिक्षक उस विद्यार्थी को समझ गए।
बातें समझ पा रहे हैं? जब शिक्षक विद्यार्थी को समझ पाएंगे तो शिक्षक विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में भागीदार बना पाएंगे, यानी कि विद्यार्थी सीख पाएगा। अधिगम का मतलब हो गया लर्निंग। बात समझ पाए? अधिगम का मतलब क्या हुआ? लर्निंग। लर्निंग, सीखना। शिक्षण का अर्थ क्या हुआ? सिखाना। अधिगम का मतलब सीखना। बातें समझ आ रही हैं? तो वो अधिगम की प्रक्रिया में भागीदार बन पाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में, लर्निंग के इस पूरे प्रोसेस में, ये एक पूरी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में विद्यार्थी सक्रिय भागीदार रहेगा या निष्क्रिय भागीदार रहेगा, ये भी शिक्षक मनोविज्ञान की सामान्य समझ यदि रखता है तो वो निर्धारित कर पाएगा। यानी कि अधिगम की प्रक्रिया में भी सक्रिय भागीदार होना चाहिए विद्यार्थी को। सक्रिय भागीदार। यदि हम शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बात करें तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार कौन हो गया? शिक्षक। यानी कि एक स्तंभ कौन हो गया? शिक्षक। एक चर कौन हो गया? शिक्षक। एक वेरिएबल कौन है? शिक्षक है। दूसरा वेरिएबल कौन है? विद्यार्थी है। बात समझ पा रहे हैं? वो विद्यार्थी, वो शिष्य, वो स्टूडेंट। तो ये सक्रिय भागीदार होना चाहिए, एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब हुआ कि ऐसा ना हो कि विद्यार्थी कक्षा में शरीर से तो उपस्थित है लेकिन मस्तिष्क से नहीं। यदि विद्यार्थी मस्तिष्क से अनुपस्थित है तो हम कहेंगे कि वो अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार नहीं है, वो निष्क्रिय भागीदार है। बातें समझ पा रहे हैं? जबकि हमारा जो शिक्षा का वर्तमान स्वरूप है वो विद्यार्थी केंद्रित है, विद्यार्थी केंद्र में है। जब विद्यार्थी केंद्र में है तो विद्यार्थी का सक्रिय भागीदार होना आवश्यक है, अनिवार्य है। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो जब आप शिक्षक होंगे, शिक्षक के स्थान पर स्वयं को रख कर देखिए, जब आप स्वयं शिक्षक होंगे तो आपके सामने एक चुनौती होगी कि विद्यार्थियों को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार कैसे बनाया जाए। तो जब आप विद्यार्थी के मनोविज्ञान की सामान्य समझ रखेंगे, जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि विद्यार्थी किस तरह से चीजें समझता है, किस तरीके से विद्यार्थी सीखते हैं, किस तरीके से विद्यार्थियों को चीजें आसानी से और बहुत जल्दी समझ में आ जाती हैं, सरलता से समझ में आ जाती हैं, तब विद्यार्थी क्या होगा? अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार होगा। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? इतिहास जैसा विषय लीजिए। जैसे इतिहास के विषय को पढ़ते समय सामान्यतः विद्यार्थियों में रुचि नहीं रहती है, लेकिन कोई शिक्षक तो ऐसे रहे होंगे जिनसे आपने इतिहास पढ़ा होगा या जिनका उदाहरण होगा कि आपको उनसे इतिहास पढ़ने में रुचि आती होगी, आपको रस प्राप्ति होती होगी, आप सक्रिय भागीदार होते होंगे। बातें समझ पा रहे हैं? तो यदि शिक्षक को मनोविज्ञान की सामान्य समझ होगी तो वो विद्यार्थी को समझ पाएंगे। जब विद्यार्थी को समझ पाएंगे तो वो विद्यार्थी को इस शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, इस अधिगम वाले प्रोसेस में, लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्टिसिपेंट बना पाएंगे। बात समझ आ गई? मैंने शुरुआत में आपसे ये कहा कि यदि विद्यार्थी की सीखने की इच्छा शक्ति नहीं है, अधिगम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, वो नहीं सीखना चाहता, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं सिखा सकती। तरीका क्या होगा? तरीका होगा कि विद्यार्थी को इस अधिगम की प्रक्रिया की तरफ वापस मोड़ा जाए। वो जो अधिगम की प्रक्रिया से विमुख हो गया है, अधिगम से जो अलग हो गया है, अधिगम के रास्ते से भटक गया है, उसको अधिगम के रास्ते पर पुनः लाया जाए। कैसे संभव होगा? जब हम विद्यार्थी की मन स्थिति को समझते होंगे। तो एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो अपनी कक्षा के विद्यार्थियों की मन स्थिति को समझे, वो बालकों के मनोविज्ञान को समझे। बातें स्पष्ट है यहां तक की? जब वो बालक के मनोविज्ञान को समझ पाएगा तो बालक को अधिगम की इस पूरी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार के रूप में शामिल कर पाएगा। फिर विद्यार्थी उससे क्या होगा? अभ्यास भी करेगा। जब विद्यार्थी अभ्यास करेगा, जो चीजें उसने पढ़ी हैं, जो जानकारी उसको कक्षा में शिक्षक से प्राप्त हुई है, वो सारी चीजें पढ़ेगा विद्यार्थी। सक्रिय भागीदार है, चीजें सीखेगा, उसका जो अधिगम है वो वास्तविक अधिगम होगा। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? वरना यदि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी निष्क्रिय भागीदार है, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं है, तब हम कहेंगे कि शिक्षण कैसा भी रहे, शिक्षण कार्य कैसा भी रहे, उत्तम से उत्तम शिक्षण कार्य रहे, तो भी विद्यार्थी का जो अधिगम होगा वो वास्तविक अधिगम नहीं होगा। बिंदु स्पष्ट हुआ? विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक अधिगम नहीं कहलाएगा।
तो आपको मनोविज्ञान पढ़ते समय कितने बिंदुओं को जानना है? तो एक तो जैसे आप समझ पाएंगे, विद्यार्थी को समझ पाना संभव होता है, विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में शामिल कर पाना संभव होता है, इसलिए हमें अधिगम के बारे में भी पढ़ना है, लर्निंग के बारे में भी पढ़ना है। विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी जानकारी लेनी है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो विद्यार्थी के अधिगम को प्रभावित करते हैं, विद्यार्थी के लर्निंग को प्रभावित करते हैं नकारात्मक रूप में। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? हम इसमें अभिप्रेरणा के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। अभिप्रेरणा हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान पढ़ते समय संवेग के बारे में। बातें समझ पाए? हम अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ेंगे, संवेग के बारे में पढ़ेंगे, हम स्मृति के बारे में अध्ययन करेंगे, हम बुद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक कि संवेग पढ़ना है, स्मृति पढ़ना है, बुद्धि पढ़ना है, हम व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में हमको पढ़ना है। बातें समझ पा रहे हैं? हम बालकों के जो कक्षा में स्तर होते हैं, जो बालकों के कक्षा में वर्ग होते हैं, बालकों कहने का मतलब विद्यार्थियों, बालकों के वर्ग। जब आप स्वयं शिक्षक बनेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि हर कक्षा में सामान्यतः विद्यार्थियों के 3 वर्ग होते हैं। एक वर्ग होता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, जिसमें एक कारण आनुवंशिकता भी होता है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो प्रखर बुद्धि के विद्यार्थी। दूसरा, कक्षा में एक वर्ग होता है जो औसत बुद्धि के विद्यार्थी होते हैं, और तीसरा वर्ग होता है जो औसत बुद्धि से भी कम बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी होते हैं। तो एक शिक्षक के लिए कक्षा को, पूरी कक्षा को साथ लेकर चलना आवश्यक होता है। तो इसलिए शिक्षक को कक्षा में जो विद्यार्थियों के स्तर हैं, विद्यार्थियों के जो वर्ग हैं, उनके बारे में जानकारी होना आवश्यक होता है। बात समझ पाए? हमें समावेशी शिक्षा के बारे में अध्ययन करना है। समावेशी शिक्षा यानी कि जैसे इसमें हम जानकारी ले रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं कक्षा के, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कक्षा के जिनकी कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं, जिनकी शिक्षक से कुछ विशेष अपेक्षाएं होती हैं, जिनके लिए शिक्षक को थोड़े अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। मान लीजिए औसत बुद्धि से कम बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थी कक्षा में हैं, तो क्या शिक्षक उन विद्यार्थियों को कक्षा की गति के साथ लेकर नहीं चलेंगे? या क्या शिक्षक की कक्षा की गति जो है वो विद्यार्थी की, चूंकि विद्यार्थी औसत बुद्धि से कम क्षमता रखता है, तो क्या शिक्षक की जो कक्षा की गति है वो उससे प्रभावित होगी प्रतिकूल रूप से? ये सारे बिंदु हम पढ़ रहे होंगे समावेशी शिक्षा में। फिर हम इसमें पढ़ रहे होंगे शिक्षक के गुण। शिक्षक के गुणों को लेकर हम पढ़ रहे होंगे कि शिक्षक के गुण क्या होते हैं, शिक्षक के कर्तव्य क्या होते हैं। शिक्षक के कर्तव्य को लेकर हम पढ़ रहे होंगे, शिक्षक के गुण को लेकर हम पढ़ रहे होंगे, पाठ्यक्रम को लेकर हम बात करेंगे और मूल्यांकन को लेकर हम इसमें पढ़ रहे होंगे। पाठ्यक्रम को लेकर, मूल्यांकन को लेकर। जब हम कक्षा में मूल्यांकन को लेकर पढ़ रहे होंगे कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन, तो जो मूल्यांकन पत्र होता है, पहले समझिए कि मूल्यांकन क्यों होता है। कि शिक्षक द्वारा कक्षा में जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं, जो चीजें बताई जा रही हैं, वो विद्यार्थियों को क्या उसी वास्तविक अर्थ के साथ में समझ में आ रही हैं जिस वास्तविक अर्थ के साथ में शिक्षक चाहते हैं कि विद्यार्थी इन बिंदुओं को समझे। तो कक्षा की प्रगति कैसी है, कक्षा की उस प्रगति का मूल्यांकन करना है, कक्षा की उस प्रगति की जांच करनी है, इसलिए मूल्यांकन होता है। इसलिए मूल्यांकन पत्र बनाए जाते हैं, प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। बातें आसानी से स्पष्ट है यहां तक की? तो मूल्यांकन के लिए जब मूल्यांकन पत्र बनेंगे तो मूल्यांकन पत्र बनाते समय भी किस बिंदु का ध्यान रखना होता है? ये जो बालकों के वर्ग की बात हमने की कि मूल्यांकन पत्र ऐसा बनाया जाना चाहिए जो कक्षा के हर वर्ग के विद्यार्थियों के अनुकूल हो और पूरे पाठ्यक्रम को शामिल करता हो, पूरे पाठ्यक्रम को शामिल करता हो। यानी कि जो कक्षा के प्रखर बुद्धि वाले विद्यार्थी हैं, कक्षा के औसत बुद्धि वाले जो विद्यार्थी हैं,
और कक्षा में हम कहें औसत बुद्धि से भी कम बुद्धि रखने वाले जो विद्यार्थी हैं, जो पिछड़े विद्यार्थी हैं बौद्धिक रूप में, बौद्धिक क्षमता के अनुसार, उन सभी के अनुसार मूल्यांकन पत्र हो। बातें समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? ये सारे बिंदु हम पढ़ रहे होंगे मनोविज्ञान पढ़ते समय। तो मनोविज्ञान इसलिए आपके पाठ्यक्रम में है क्योंकि आपको बालकों की स्थिति को समझना है, बालकों की मन स्थिति क्या है उसको समझना है। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप व्यवहारिक रूप में इन चीजों को समझेंगे, अनुभव से आप काफी सारी चीजें सीखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? कक्षा में जो चंचल विद्यार्थी होते हैं, जो शरारती विद्यार्थी होते हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि अब दंड का प्रावधान तो है नहीं, दंड करना कोई उसका हल भी नहीं है, समाधान भी नहीं है दंडित करना विद्यार्थी को। तो विद्यार्थी को जो बहुत हम ये कहें चंचल है, जो विद्यार्थी शरारती है, जिसका अधिगम में मन नहीं लगता, जिसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता, उस विद्यार्थी को भी तो कक्षा में ऐसे भी तो विद्यार्थी होंगे, विद्यार्थी उस विद्यार्थी को भी कक्षा के साथ में लेकर चलना है, उस विद्यार्थी को भी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना है, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो यदि हमें बालक की मन स्थिति के बारे में जानकारी होगी, यदि एक शिक्षक को बालक के उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसके मनोविज्ञान की समझ यदि शिक्षक को होगी, तो शिक्षक उस बालक को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार आसानी से बना पाएंगे। बात स्पष्ट है यहां तक की? इसलिए हमको मनोविज्ञान पढ़ना है और इसीलिए हमने मनोविज्ञान से कक्षाएं शुरू की हैं, क्योंकि आप एक शिक्षक के रूप में चीजों को व्यावहारिक होकर समझेंगे। आपको ये समझना है कि जैसे हम मनोविज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि आप एक शिक्षक हैं। इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेने के बाद आप बीएड करेंगे, बीएड कर लेने के बाद अंतिम रूप से क्या होगा, आपको शिक्षक ही तो बनना है, आप एक शिक्षक ही तो बनेंगे। जब आप शिक्षक बनेंगे, मान लीजिए इसमें जो विषय है, आपको इतिहास के बारे में किसी विद्यार्थी को पढ़ाना है, इतिहास के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको उस बालक के विचार, जो उसके जो मनोविज्ञान है, जो उसकी मन स्थिति है, उसको समझना होगा। बात समझ पा रहे हैं? बच्चों की कक्षा में इतिहास पढ़ने में रुचि नहीं लग रही, विद्यार्थियों को इतिहास को पढ़ने में रस की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी आप उनके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो तो पढ़ानी ही पड़ेंगी। बात समझ पाए? क्योंकि शिक्षक के अपने भी उद्देश्य हैं और विद्यार्थी के भी अपने उद्देश्य हैं। बात समझ पा रहे? तो विद्यार्थी के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो तो विद्यार्थी को सिखानी ही पड़ेंगी, जिसके लिए शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझे। बातें समझ पा रहे हैं? जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो सब जानते हैं कि दवाइयां कड़वी होती हैं, लेकिन फिर भी चूंकि वो दवाइयां हमें स्वस्थ करती हैं, हमें आराम देती हैं, हमारी तकलीफ से दूर निजात दिलाती हैं, तो हम उन दवाइयों को लेते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो सारा खेल इसलिए मनोविज्ञान की समझ होना एक शिक्षक के लिए आवश्यक है, इसलिए आपके पाठ्यक्रम में भी ये है। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का? चलिए अब मनोविज्ञान के बारे में कुछ सामान्य सी बातें हम करते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ, ठीक है, देखिए मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, मनोविज्ञान की यदि उत्पत्ति की बात हम करें तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से होती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे होती है? मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है दर्शन शास्त्र से, दर्शन शास्त्र से। तो यदि मैं यह कह दूं कि मनोविज्ञान की जननी कौन है? दर्शन शास्त्र है। बात समझ पाए आप यहां तक की? अब दर्शन शास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? दर्शन शास्त्र में ऐसा ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो इंद्रिय ज्ञान से परे हो, जो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान से परे हो, यानी कि जो इंद्रिय ज्ञान से परे होता है, या जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय ज्ञान से न हो, जिस ज्ञान की प्राप्ति इंद्रिय ज्ञान से ना हो, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है दर्शन शास्त्र में। यानी कि जो हम ज्ञानेंद्रियों से, जिसका हम ज्ञान ना प्राप्त कर पाए, यानी कि जिसमें हम ये कहें, जैसे आप मानिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं,
5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी। 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। बात समझ पाए? तो जिस ज्ञान की प्राप्ति इन 5 इंद्रियों से ना हो, इनसे प्राप्त जो ज्ञान होता है, इनसे प्राप्त ज्ञान क्या कहलाता है? इनसे प्राप्त ज्ञान को कहते हैं ज्ञानेंद्रिय ज्ञान या इंद्रिय ज्ञान। इंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय ज्ञान उसको कहते हैं। इंद्रिय ज्ञान या ज्ञानेंद्रिय ज्ञान उसको कहते हैं। अब जिस ज्ञान की प्राप्ति इन 5 इंद्रियों से भी ना हो, आंख से ना हो जिसको देख ना पाए, कान से ना हो सुन ना पाए, नाक से नहीं जिसको सूंघ ना पाए, जीभ से नहीं जिसको हम चख पाए, स्वाद ले पाए, और त्वचा से भी नहीं जिसको स्पर्श भी ना कर पाए, तो ऐसे ज्ञान का अध्ययन किस में किया जाता है? ऐसे ज्ञान की प्राप्ति किस में की जाती है? दर्शन शास्त्र में की जाती है। तो यदि मैं आपसे सरल शब्दों में कह दूं तो हम दर्शन शास्त्र में किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो दर्शन शास्त्र में अध्ययन किया जाता है जैसे आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, परमात्मा का अध्ययन और ब्रह्म का अध्ययन। किसमें किया जाता है इसका अध्ययन? दर्शन शास्त्र में किया जाता है। अब मैंने कहा शुरुआत में ही आपसे कि दर्शन शास्त्र ही मनोविज्ञान की जननी है। हमने शुरुआत में बात की। यहां से इसी तरीके से बिंदुवार तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि दर्शन शास्त्र की जननी कौन है, मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में किस चीज का अध्ययन किया जाता है? जो ज्ञानेंद्रिय ज्ञान नहीं है, जो इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान नहीं है, उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन किया जाता है। किस में? दर्शन शास्त्र में। बात यहां तक की स्पष्ट है? यानी कि हम कहें तो हम आत्मा का अध्ययन, हम परमात्मा का अध्ययन, हम ब्रह्म का अध्ययन करते हैं। बात स्पष्ट हो गई। अब जब यहां से चीजें अलग होने की बात होती है कि जैसे अरस्तु, इसमें सर्वप्रमुख नाम आपके सामने आएगा। अरस्तु एक व्यक्ति है। अरस्तु ये कहते हैं, अरिस्टोटल, वो क्या कहते हैं? जो पहली बार दर्शन शास्त्र से अलग एक बात लेकर आते हैं, आत्मा का विज्ञान। क्या कहते हैं? वो कहते हैं आत्मा का विज्ञान। यानी कि जैसे हमने दर्शन शास्त्र में बात की कि आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म का अध्ययन किया जाता है दर्शन शास्त्र में, तो मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाला जो प्रथम विज्ञान है, मनोविज्ञान के अंतर्गत आने वाला प्रथम विज्ञान क्या है? जिसको हम कहेंगे कि अरस्तु ने जिसके बारे में कहा, और अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा आत्मा का विज्ञान। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा आत्मा का विज्ञान। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? बात समझ पाए आप यहां तक कि मनोविज्ञान के जनक के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि मनोविज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु ने स्पष्ट रूप से कहा, अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आगे परिभाषाओं में हम इस बिंदु पर पुनः बात करेंगे। अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। यदि हमें मानव को जानना है तो मानव को जानने के लिए आत्मा को जानना चाहिए। यानी कि अरस्तु ने पहले कहा कि हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म, इनको जानने से पहले हमें मानव को जानना चाहिए। हमें मानव को जानना चाहिए, और मानव को जानने के लिए हमें आत्मा को जानना चाहिए। यदि हम मानव को जानना चाहते हैं तो मानव को जानने के लिए हमें आत्मा को जानना चाहिए। हमें आत्मा को जानना चाहिए। बातें स्पष्ट हो गई यहां तक की। तो ये ध्यान रखना है कि अरस्तु ने क्या कहा है मनोविज्ञान को? अरस्तु ने कहा है आत्मा का विज्ञान। अब अरस्तु के समर्थन में भी कुछ लोग आए।
यानी कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान कहे जाने का समर्थन किया। समर्थनकर्ता, यानी कि समर्थनकर्ता की बात आ गई। तो जो लोग ये मानते हैं कि हाँ मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बातें समझ आ रही हैं? जिन्होंने ये माना कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, ऐसे लोगों में आपको एक तो नाम ध्यान रखना है प्लेटो का। प्लेटो का एक नाम आप ध्यान रखेंगे, ये आगे भी आपके सामने आएगा, रुडोल्फ गोइकिल। रुडोल्फ गोइकिल। एक इसमें नाम आप ध्यान रखेंगे डेकार्ट का। डेकार्ट का नाम, जो आत्मा का विज्ञान कहने के समर्थक हैं, जिन्होंने अरस्तु का समर्थन किया है। ये जो डेकार्ट हैं, डेकार्ट ने तो आत्मा कहा है खून को, खून को आत्मा कहा। डेकार्ट ने क्या कहा? डेकार्ट ने कहा कि खून आत्मा है, कि जैसे ही मृत्यु होती है व्यक्ति की, उसका खून बनना बंद हो जाता है, यानी कि खून ही क्या है? खून ही आत्मा है। ये किसने कहा? डेकार्ट ने कहा। आत्मा ही खून है, खून ही आत्मा है, ये किसने कहा? डेकार्ट ने कहा। तो अरस्तु का समर्थन करने वाले कौन है? प्लेटो है, यानी कि प्लेटो ने भी माना आत्मा का विज्ञान। रुडोल्फ गोइकिल ने भी माना आत्मा का विज्ञान। डेकार्ट ने भी माना आत्मा का विज्ञान है। बात स्पष्ट है? अरस्तु ने कहा कि हमें मानव को समझना चाहिए, मानव को जानना चाहिए, और मानव को जानने के लिए हमें आत्मा को जानना चाहिए। बात स्पष्ट है यहां तक की? एक व्यक्ति का नाम आपके सामने आएगा, उसको ध्यान रखना है, गैरिट के अनुसार। गैरिट के अनुसार, गैरिट और एक व्यक्ति हम आगे बात करेंगे, पंपोलॉजी। ये दो विद्वान ऐसे हैं, गैरिट और पंपोलॉजी, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का वर्गीकरण किया है, जिन्होंने साइकी और लोगस से बताया है कि जो यूनानी शब्द है या जो ग्रीक या ग्रीस भाषा से साइकोलॉजी बना है, साइकी और लोगोस, उसका अर्थ क्या है, उसका वर्गीकरण करके केवल दो विद्वान ऐसे हैं मनोविज्ञान के अंतर्गत। एक है गैरिट, दूसरे हैं पंपोलॉजी, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बात समझ पाए? तो गैरिट के अनुसार, गैरिट ने कहा कि ये जो साइकोलॉजी शब्द है, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी एक तो जो आप इसको कहते हैं कि यूनानी भाषा, या आप कहते हैं ग्रीक भाषा या ग्रीस की भाषा जो है, ठीक है, उससे ये बना है। और इन्होंने इस साइकोलॉजी का जो वर्गीकरण दिया, इन्होंने साइकोलॉजी में बताया कि जो शब्द है साइकी, साइकी, और दूसरा है लोगोस। साइकी और लोगोस से साइकोलॉजी बना है, जो कि ये शब्द किसके हैं? यूनानी भाषा के हैं, ग्रीक भाषा के हैं। बात स्पष्ट है? तो गैरिट ने कहा कि ये जो साइकी है, इस साइकी का अर्थ है आत्मा, ठीक है, इस साइकी का अर्थ क्या है? आत्मा है। और जो लोगोस है, लोगोस का मतलब है अध्ययन, अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। बात समझ पाए? आत्मा का अध्ययन। बिंदु स्पष्ट हुआ? किसके अनुसार? गैरिट के अनुसार। ये याद रखेंगे क्योंकि दो ही विद्वान है, एक गैरिट है, एक पंपोलॉजी है। आगे हम पंपोलॉजी के बारे में बात करेंगे। तो गैरिट ने बताया कि साइकोलॉजी यूनानी भाषा से आया शब्द है, जिसमें दो शब्द है, साइकी और लोगोस। तो ये इनसे बना है, जहां साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगोस का अर्थ है अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन किया जाता है किसमें? साइकोलॉजी में। बात स्पष्ट है? एक बात जान लीजिए कि जब साइकोलॉजी शब्द की बात आती है कि साइकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक नाम, जैसे मैंने आपसे कहा था कि रुडोल्फ गोइकिल का नाम आप याद रखेंगे। तो जो रुडोल्फ गोइकिल हैं, रुडोल्फ गोइकिल ने एक पुस्तक लिखी, पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। पुस्तक का नाम क्या था? पुस्तक का नाम था साइकोलॉजिया। ये लिखी थी इन्होंने 1590 में, साइकोलॉजिया। इस पुस्तक में
प्रथम बार साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग हुआ? सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग होता है और इसी पुस्तक को मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक या पहला ग्रंथ माना जाता है। मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक या मनोविज्ञान का पहला ग्रंथ किसको माना जाता है? रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक साइकोलॉजिया को। बात समझ पाए? तो रुडोल्फ गोइकिल की पुस्तक है साइकोलॉजिया, 1590 में इन्होंने लिखी थी। इस पुस्तक में सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था और इसी को मनोविज्ञान पर पहली पुस्तक माना जाता है। साइकोलॉजिया को ही मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक, मनोविज्ञान का प्रथम ग्रंथ। ध्यान रखना है किसकी है? रुडोल्फ गोइकिल की। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। अब पुनः उस बिंदु पर लौटते हैं जब हमने कहा कि दर्शन शास्त्र क्या है? मनोविज्ञान की जननी है। दर्शन शास्त्र क्या है? मनोविज्ञान की जननी। ये आज वाली कक्षा में हम क्या करेंगे कि मनोविज्ञान को लेकर एक सामान्य पृष्ठभूमि का निर्माण करेंगे। आपको पीएचडी नहीं करनी है मनोविज्ञान पे, बात समझ पाए? मुश्किल से 4-5 कक्षाएं होंगी। तो इस पृष्ठभूमि के आधार पर ही जब हम आगे अधिगम के बारे में पढ़ रहे होंगे, हम अभ्यास को लेकर पढ़ रहे होंगे, हम अभिप्रेरणा की बात हो, संवेग की बात हो, स्मृति की बात हो, बुद्धि की बात हो या व्यक्तित्व की बात हो, ये तमाम बिंदुओं में हमारी ये पृष्ठभूमि हमें लाभ देगी। इस पृष्ठभूमि का निर्माण हमें आगे के बिंदुओं को समझने में सहायता करेगा। बातें समझ पा रहे हैं? तो आज हम जो मनोविज्ञान को लेकर एक सामान्य पृष्ठभूमि है, उसके अर्थ को लेकर, परिभाषाओं को लेकर या जो अप्रोच होती हैं मनोविज्ञान की, जो विशेषताएं हैं, वो सारे बिंदुओं को लेकर हम बात कर लेंगे, एक पृष्ठभूमि का निर्माण कर लेंगे। बात समझ पाए? हमारी यदि नींव मजबूत होगी तो भवन भी मजबूत होगा। बातें समझ पा रहे हैं? ये सारे बिंदु समझ लेने के बाद हमें आगे की कक्षाएं बड़ी आसानी से समझ में आएंगी और रुचिकर भी होंगी हमारे लिए, हमें उसको पढ़ने में रस भी आएगा। बात स्पष्ट है? तो जहां से कहानी शुरू हुई हम वहीं से लेकर चल रहे हैं। तो दर्शन शास्त्र हमने कहा कि मनोविज्ञान की जननी है। तो मनोविज्ञान का जनक, मनोविज्ञान का जनक कौन? अरस्तु। यही वो व्यक्ति है जो सबसे पहले कहता है कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। बात स्पष्ट है? मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। अब 16वीं शताब्दी तक आते आते जो आत्मा का विज्ञान की बात थी, अरस्तु ने जो कही थी, वो उसका अस्वीकरण हो जाता है, वो अस्वीकार कर दी जाती है। ठीक है? क्यों अस्वीकार कर दी जाती है? 16वीं शताब्दी तक जो अरस्तु ने कहा था आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान कहा था, इस परिभाषा का अस्वीकरण हो जाता है। इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया जाता है। अस्वीकार क्यों कर दिया जाता है? तो वहां इस एक शब्द का महत्व है, विज्ञान का। अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, जबकि विज्ञान का अर्थ क्या होता है? विज्ञान का अर्थ होता है कि जहां हम प्रयोग कर कर देख सके, जहां हम प्रयोग परीक्षण कर सके, जिस चीज का हम प्रयोग कर सके। जहां प्रयोग नहीं है वहां विज्ञान नहीं है। जहां प्रयोग परीक्षण नहीं किया जा सकता उसको विज्ञान नहीं कहते। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? अब आत्मा तो अमूर्त है। आत्मा कैसी है? आत्मा तो अमूर्त है, उसको ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो ये तो अमूर्त है। यानी कि हम इसको लेकर इसका प्रयोग परीक्षण भी नहीं कर सकते। जब इसका प्रयोग परीक्षण कर ही नहीं सकते आत्मा का, तो हम इसको विज्ञान कैसे कह सकते हैं? हम विज्ञान किसको कहते हैं? हम विज्ञान उसको कहते हैं जिसका प्रयोग परीक्षण किया जा सके। विज्ञान तो स्पष्ट कहता है
कि जानो तब मानो। विज्ञान में प्रयोगशाला में जाकर विद्यार्थी प्रयोग करते हैं ना, तो सैद्धांतिक चीजों को पढ़कर, किताबी चीजों को पढ़कर विद्यार्थी फिर उसका परीक्षण करते हैं। तो विज्ञान का तो स्पष्ट मानना है, जानो तब मानो, कि पहले प्रयोग करके देख लो, यदि परिणाम आपके अनुसार प्राप्त होते हैं तब इस बात को मानो। जबकि जो अरस्तु ने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, तो इसका तो हम प्रयोग परीक्षण कर ही नहीं सकते। जब हम इसका प्रयोग परीक्षण नहीं कर सकते तो यानी कि ये विज्ञान नहीं है। यानी कि क्या है, ये विज्ञान नहीं है। इसी वजह से आत्मा का विज्ञान जो अरस्तु ने परिभाषा दी मनोविज्ञान की, उसका अस्वीकरण हो गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। बात यहां तक की स्पष्ट हो गई, उसका अस्वीकरण हो गया, इस बात को अस्वीकार कर दिया गया। बिंदु स्पष्ट है यहां तक का, यहां तक की बात स्पष्ट है। इसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं और वो कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। ये सारी चीजें वेस्टर्न फिलोसफी से आई हैं। जब हम वेस्टर्न फिलोसफी की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि वहां मन का मतलब मस्तिष्क है, मस्तिष्क का मतलब मन है। बात समझ पाए? तो एक व्यक्ति आते हैं, वो कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। अब इसके जो समर्थन करता है या इस बात को कहने वाले जो लोग हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, तो एक व्यक्ति तो मैंने आपसे अभी कहा, पंपोलॉजी का नाम ध्यान रखेंगे हम। हमको ध्यान रखना है एक तो पंपोलॉजी का नाम, पंपोलॉजी का नाम ध्यान रखेंगे। ये पंपोलॉजी जो है ये इटली के थे, ठीक है। इन्होंने कहा कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान है क्या? मनोविज्ञान। इनके समर्थन में कुछ लोग आए, जैसे इनके समर्थन में थे जॉन लॉक। जॉन लॉक ने भी इस बात को माना कि मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है मनोविज्ञान। इसी में एक नाम आएगा रिचेरी, रिचेरी। एक नाम इसमें आएगा थॉमस रीड। थॉमस रीड भी ये मानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है? मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था कि आपको एक नाम पंपोलॉजी आएगा, वो ध्यान रखना है, जिन्होंने साइकोलॉजी शब्द का जो वर्गीकरण है वो प्रस्तुत किया था। तो दो ही विद्वान थे, एक गैरिट और एक पंपोलॉजी। तो गैरिट ने क्या कहा था कि साइकी और लोगस से बना है, जहां साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, अर्थात आत्मा का अध्ययन। जैसे ही यहां बात आएगी पंपोलॉजी की, पंपोलॉजी क्या करते हैं? पंपोलॉजी ने भी साइकोलॉजी का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। साइकोलॉजी का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं और ये भी साइकी और दूसरा वही बिंदु लोगोस। लेकिन अंतर क्या हो गया कि जहां गैरिट ने कहा था साइकी का अर्थ है आत्मा, यहां पंपोलॉजी क्या कहेंगे? साइकी का अर्थ है मन या मस्तिष्क और लोगोस का अर्थ क्या है? वही अध्ययन। तो ये दो ही विद्वान हैं, गैरिट और पंपोलॉजी, जो साइकोलॉजी का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। तो यहां अंतर क्या हो जाएगा? यह अंतर हो जाएगा कि पंपोलॉजी ने साइकी का अर्थ कहा है मन और मस्तिष्क, और लोगस तो सेम वैसा ही है जैसा गैरिट ने वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, अध्ययन। बात समझ आ गई? यानी कि पंपोलॉजी के अनुसार भी साइकोलॉजी का अर्थ क्या हो गया कि मन का अध्ययन। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। अब पंपोलॉजी अपने इस बात के समर्थन में कुछ बिंदु प्रस्तुत करते हैं। जैसे पंपोलॉजी क्या कहते हैं, यदि हम पंपोलॉजी के अनुसार बात करें, पंपोलॉजी के अनुसार कि जो हमें इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जो हमें ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, यानी कि आंख, कान, नाक,
जीभ और त्वचा, इनसे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो ज्ञान किसके पास जाता है, किसको प्राप्त होता है, मस्तिष्क को प्राप्त होता है। और इस प्राप्त ज्ञान के अनुसार मस्तिष्क अपनी क्रिया करता है। बात समझ पा रहे हैं? तो पंपोलॉजी ने क्या कहा? पंपोलॉजी ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है, यानी कि मन का अध्ययन है। साइकी यानी कि मन, और लोगोस का मतलब अध्ययन अर्थात मन का अध्ययन, यानी कि जो इंद्रिय ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान प्राप्त होता है मस्तिष्क को, हमारे मन को। बिंदु स्पष्ट हो गया? यहां तक का कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। लेकिन होता यह है 17वीं शताब्दी में भी इस परिभाषा का भी अस्वीकरण हो जाता है। 17वीं शताब्दी में यह परिभाषा जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मनोविज्ञान की, इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया जाता है। इस परिभाषा को क्यों अस्वीकार कर दिया जाता है? इस परिभाषा का खंडन करने का कारण भी वही था जो अरस्तु वाली परिभाषा को खंडित करने का था। जिस कारण की वजह से अरस्तु की परिभाषा अस्वीकार की गई, वही कारण है जिसमें पंपोलॉजी की परिभाषा अस्वीकार की गई। क्या कारण? जैसे अरस्तु ने कहा था आत्मा का विज्ञान, जबकि विज्ञान तो हम उस बात को कहते हैं, विज्ञान तो हम तब कहते हैं जिसका प्रयोग परीक्षण कर सके, वो विज्ञान है। आत्मा का प्रयोग परीक्षण नहीं हो सकता। ठीक वही बात यहां लागू हो गई कि मन की बात करें यदि, तो हम क्या मन का प्रयोग परीक्षण कर सकते हैं? क्या हम मन का प्रयोग परीक्षण कर सकते हैं? मन भी तो अमूर्त है, उसका भी तो प्रयोग परीक्षण नहीं कर सकते। अर्थात जब प्रयोग परीक्षण कर ही नहीं सकते तो ये भी विज्ञान नहीं है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? किसी को कोई समस्या यहां तक में नहीं आएगी। चलिए, 17वीं शताब्दी तक आते आते पंपोलॉजी की परिभाषा भी अस्वीकार हो गई। उसके बाद में एक व्यक्ति आते हैं, विल्हेम वुंट। विल्हेम वुंट, या कहीं कहीं आपको इनका नाम मिलेगा विलियम वुंट। विलियम वुंट गलत है वैसे, पर कुछ बीएड की पुस्तकों में आपको विलियम वुंट लिखा मिल जाएगा, जो मार्केट में पुस्तक है। इनका नाम विल्हेम वुंट है, ये ध्यान रखना है। जब ये विल्हेम वुंट आते हैं तो विल्हेम वुंट ने एक नई परिभाषा दी, एक नई बात सामने लाए। इन्होंने कहा कि ये मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। ये किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा। और विलियम वुंट के समर्थन में, विलियम वुंट के समर्थनकर्ता जो थे उसमें कई नाम हैं। जैसे इसमें एक प्रमुख नाम आपको ध्यान रखना है, विलियम जेम्स का। जो ये विलियम जेम्स हैं, ये अमेरिका के हैं, विलियम जेम्स, और ये अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं, विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने विल्हेम वुंट की इस बात का समर्थन किया कि ये चेतना का विज्ञान है। चेतना का विज्ञान मतलब उन्होंने कहा कि चेतना की अनुभूति ही तो है मनोविज्ञान। क्या है? मनोविज्ञान जो चेतन अनुभूति है उसका विज्ञान है। चेतन अनुभूति का विज्ञान। बात समझ पाए? उनकी इस बात का कि मनोविज्ञान चेतन अनुभूति का विज्ञान है, समर्थन किया विलियम जेम्स ने, समर्थन किया जेम्स सली ने समर्थन किया। एक नाम आपको पुस्तकों में मिलेगा वाइस का, वाइस, या इनका कहीं कहीं नाम आपको मिलेगा वाइव ने समर्थन किया। और इनका समर्थन किया टिचनर ने इस बात का समर्थन किया विलियम वुंट का कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। अब चेतना का विज्ञान है तो यानी कि इनसे अपेक्षा की गई कि आप चेतना की परिभाषा बताओ। तो इन्होंने चेतना की परिभाषा बताई। इन्होंने चेतना की परिभाषा क्या दी? चेतना, इन्होंने क्या कहा कि चेतना क्या है?
इसके बारे में इन्होंने कहा कि मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप चेतना है। मानसिक स्थिति का आंतरिक रूप क्या है? चेतना है। बात समझ पाए? अब विलियम वुंट ने भी उसी बात को दोहराया, विलियम वुंट ने, कि वो जो 5 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यानी कि आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये जो हमें ज्ञानेंद्रियों से या इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, इसके आधार पर ही इससे कहा जाता है चेतना को। बातें समझ आ गई यहां तक की? तो विल्हेम वुंट ने कहा कि ये जो ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे वहां जब हमने पंपलोजी की बात की तो उन्होंने कहा कि ज्ञानेंद्रियों से जो प्राप्त ज्ञान है उससे मस्तिष्क को सूचना मिलती है। इन्होंने कहा कि उससे चेतना, अंतर बस यही है कि ये कह रहे हैं कि जो इंद्रिय ज्ञान है, जो 5 इंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, वो चेतना को हो रही है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? अब इन्होंने अलग कार्य ये किया, विल्हेम वुंट ने प्रयोगशाला भी स्थापित की। तो विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, क्योंकि निरंतर ये देखा जा रहा था कि जब से आत्मा की विज्ञान की परिभाषा का अस्वीकरण हुआ, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, इस बात का भी अस्वीकरण हुआ, इस परिभाषा का भी। कारण क्या दिया गया कि हम उनका प्रयोग परीक्षण नहीं कर सकते। तो विल्हेम वुंट ने क्या किया कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का स्थापन किया। उन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। कब की? 1879 में। 1879 में कहां पर की इन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित? तो इन्होंने की लिप्जिंग नगर में। लिप्जिंग नगर कहां पे है ये? जर्मनी। और लिप्जिंग नगर के भी लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। और यही जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, इसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इसका वर्तमान नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बात स्पष्ट हो गई? तो प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विल्हेम वुंट जो हैं, इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की है। कहां पर की है? लिप्जिंग नगर में, जर्मनी में, 1879 में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। लिप्जिंग विश्वविद्यालय का आधुनिक नाम क्या है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। बात यहां तक की स्पष्ट हो गई? अब अगला बिंदु देखो। विल्हेम वुंट के प्रयासों से ही 1879 में जब वो प्रथम प्रयोगशाला स्थापित कर देते हैं, तो इन्हीं के प्रयासों से मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा मिलता है कि भाई हमने परिभाषा दे दी, हमने प्रयोगशाला भी स्थापित कर दी। तो विल्हेम वुंट के प्रयासों से ही क्या होता है? मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। प्रयासों से 1880 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा मिला। ठीक है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान का जनक, तो सबसे पहले बात कौन शुरू करते हैं? अरस्तु। तो जनक में आ जाएगा अरस्तु। लेकिन यही प्रश्न यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है,
तो वो हो जाएंगे विल्हेम वुंट। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन हुआ? विल्हेम वुंट। अच्छा, ये सारी चीजें जब आप बीएड में एडमिशन ले लेंगे तो बीएड में एडमिशन लेने के बाद ये सारी चीजें आपके पाठ्यक्रम में वहां भी हैं, वहां भी आपको पढ़नी है ये चीजें। बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो भी पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें आप शिक्षण की बारीकियों को सीखेंगे, तो वहां भी आपको ये पढ़ाया जाएगा जब आप बीएड में प्रवेश ले लेंगे। तो अभी भी परीक्षक चाहता है कि आपको एक सामान्य जानकारी हो, बाद में तो हम पढ़ा ही लेंगे आपको, लेकिन आपको एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। परीक्षक भी जानता है कि एडमिशन लेने के बाद भी आपके पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हैं, आप तब भी इनका अध्ययन कर रहे होंगे। बिंदु स्पष्ट है? तो दो प्रकार से ये प्रश्न बनता है। एक तो मनोविज्ञान का जनक ध्यान रखेंगे अरस्तु, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विल्हेम वुंट। ठीक है, यही यदि भारत के संदर्भ में बात आ जाए, यदि आपसे भारत के संदर्भ में यह बात पूछ ली जाए कि भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत, तो यह बिंदु आप ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। भारत में आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत कलकत्ता विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग में हुई, विभाग में 1915 में, 1915 में हुई। बात स्पष्ट है? बाद में तो विल्हेम वुंट की इस परिभाषा का भी खंडन हो जाता है, विल्हेम वुंट की इस परिभाषा का भी अस्वीकरण हो जाता है, चेतना का विज्ञान, जिसमें विल्हेम वुंट ने जब ये प्रयोगशाला स्थापित की तो इस प्रयोगशाला में इन्होंने एक विधि विकसित की थी जिसको कहा गया, विल्हेम वुंट ने अंतरदर्शन विधि थी। एक विधि थी, क्या नाम था उसका? अंतरदर्शन विधि। अंतरदर्शन विधि यानी कि आंतरिक दर्शन करने की एक विधि का विकास इन्होंने किया था, अंतरदर्शन विधि का। इसमें क्या होता था कि चेतना का अध्ययन किया जाता था इस विधि में, और जो चेतना का अध्ययन किया जाता था उस अध्ययन में जो किशोर और किशोरियां हैं, उन किशोर किशोरियों की चेतना का अध्ययन किया जाता था इस प्रयोगशाला में भी, इस विधि के आधार पर। बात समझ पाए? कारण क्या है? किशोर और किशोरियों का ही चुनाव क्यों हुआ है, उन्हीं की चेतना पर अध्ययन क्यों किया गया है? क्योंकि यदि आप प्रारंभिक अवस्था की बात कर लें, बाल्यावस्था की बात कर लें, तो वहां चेतना नहीं उतनी जो, या परिपक्वता को लेकर जैसे हम समझते हैं, तो वो किशोर और किशोरियों का चयन इसलिए किया गया था। तो इसमें अंतरदर्शन एक विधि इन्होंने प्रतिपादित की थी, उस विधि का विकास किया था, और उस विधि में किशोर और किशोरी जो थे उनकी चेतना का अध्ययन किया जाता था, उनकी चेतना पर अध्ययन किया जाता था। बात स्पष्ट हो गई? बाद में आते आते इनकी इस परिभाषा का भी खंडन हो जाता है, और कारण इसके लिए भी वही रहता है विज्ञान वाला, कि भाई प्रयोग परीक्षण वाली बात है। अब आप चेतना को, चेतना भी तो अमूर्त है, चेतना भी तो अमूर्त है, चेतना मूर्त तो है नहीं, यानी कि चेतना तो स्पष्ट प्रत्यक्ष रूप से दिख नहीं सकती, तो वो भी अमूर्त है। जब ऐसी बात आ जाएगी तो चेतना का प्रयोग परीक्षण कैसे होगा? तो ये विधि का भी अस्वीकरण हो जाता है, ये विधि भी खंडित हो जाती है। बात स्पष्ट हो गई? चलिए कुछ परिभाषाओं को लेकर बात करते हैं। अभी जो हमने जितनी बातें की हैं इन सारे बिंदुओं में परिभाषाएं भी आई हैं। जैसे हमने कहा प्लेटो और अरस्तु हैं, तो आत्मा का विज्ञान वो कहेंगे। ठीक है, तो परिभाषाओं में जानेंगे कि मनोविज्ञान क्या है। तो मनोविज्ञान, एक बिंदु नोट कर लेंगे और उसके बाद परिभाषाओं को लिख लेंगे बिंदुवार तरीके से। तो मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, मनोविज्ञान मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों एवं विभिन्न संदर्भों के व्यवहारों का
संदर्भों के व्यवहारों का अध्ययन करने वाला सुव्यवस्थित अनुशासन है। अब यदि हम परिभाषाओं में अरस्तु और प्लेटो, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम आपको ध्यान रखना है, अरस्तु और प्लेटो। अब हम पहले नोट कर चुके हैं कि आत्मा का विज्ञान का समर्थन कौन कर रहा है, रुडोल्फ गोइकिल भी कर रहा है, डेकार्ट भी कर रहा है। तो वो भी इसी बात को मानते हैं कि आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। जब परीक्षा के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो बिंदुवार तरीके से तथ्यात्मक जानकारी होती है या वन लाइनर फैक्ट होते हैं, तो ध्यान रखेंगे अरस्तु और प्लेटो ने जो परिभाषा दी है उन्होंने क्या कहा है, आत्मा का विज्ञान। जबकि एक नाम आप ध्यान रखेंगे, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान क्रियाओं का विज्ञान है। क्रियाओं का विज्ञान है। ये अब हम की परीक्षा के अनुसार जो प्रश्न पूछा जा सकता है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्लेटो और अरस्तु ने क्या कहा, आत्मा का विज्ञान है। वुडवर्थ क्या कहते हैं, क्रियाओं का विज्ञान है। एक नाम आएगा जी बोरिंग। जब आप सामग्री जो आपको मिली होगी, जो पुस्तक है या मिलेगी, उसमें आपको ये परिभाषाएं मिल जाएंगी। तो जी बोरिंग ने कहा मानव प्रकृति का अध्ययन है मनोविज्ञान। मानव प्रकृति का क्या है मनोविज्ञान। जी बोरिंग के अनुसार मनोविज्ञान क्या है, मानव प्रकृति का अध्ययन है मनोविज्ञान। ये किसके अनुसार है, ये जी बोरिंग के अनुसार है। यदि हम मर्फी के अनुसार बात करें, मर्फी, अभी हम एक एक परिभाषा को लेकर समझेंगे भी। तो मर्फी ने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन अनुक्रियाओं, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है, उन अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है जिसे जीवित व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति करते हैं, अपने परिवेश के प्रति करते हैं। तो मर्फी ने कहा कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो उन अनुक्रियाओं का अध्ययन करता है जिन्हें जीवित व्यक्ति अपने परिवेश के प्रति करते हैं। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की। हमने वुडवर्थ को देखा, वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान क्रियाओं का विज्ञान है। यदि मैं वुडवर्थ की बात को थोड़ा सा इलैबोरेट और कर दूं तो वुडवर्थ के अनुसार एक बिंदु सामने आएगा, वुडवर्थ की परिभाषा के अनुसार एक बिंदु निकलेगा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का विज्ञान ही कहा है उन्होंने। तो व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन कहने का मतलब हुआ कि जिसका हम क्रमबद्ध अध्ययन कर सकते हैं। बात स्पष्ट हो गई। तो वुडवर्थ ने क्या कहा कि ये कैसा विज्ञान है, ये क्रियाओं का विज्ञान है। मैकडूगल की एक परिभाषा आपको मिलेगी जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, और महत्वपूर्ण भी है, ध्यान रखनी है। मैकडूगल के अनुसार, तो मैकडूगल क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है, आचरण एवं व्यवहार का
यथार्थ विज्ञान है, सच्चा विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है। बात समझ पाए? परिभाषाओं में एक आप जेबी वॉटसन की परिभाषा ध्यान रख लेंगे। जेबी वॉटसन कौन है? जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं। जेबी वॉटसन। वॉटसन क्या कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? वॉटसन के अनुसार व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है, निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। अब इन सारी परिभाषाओं के अनुसार यदि हम समझने का प्रयास करें, इन सभी परिभाषाओं का एक जो मूल अर्थ निकलता है वो ये है कि मनोविज्ञान, इसमें हम समझिए कि व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं, जो हम केवल सरल शब्दों में क्या कह देते हैं, मनोविज्ञान मतलब हो गया आत्मा का विज्ञान। तो केवल बात इतनी सी तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे बोरिंग ने कहा ये मानव की प्रकृति का अध्ययन करता है। मानव की प्रकृति कैसी है तो मनोविज्ञान में वो भी बात शामिल है। आप शिक्षक बनेंगे तो आपको विद्यार्थियों की प्रकृति समझनी पड़ेगी। बात समझ पा रहे हैं? दूसरी बात, जब बात आती है वुडवर्थ की, तो वुडवर्थ क्या कहते हैं, ये क्रियाओं का विज्ञान है कि वो अपने परिवेश को लेकर, अपने वातावरण के संबंध में कैसी क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं का। तो आप जब कक्षा में एक शिक्षक के रूप में स्वयं को देखते हैं, तो शिक्षक के रूप में जो कक्षा में विद्यार्थी की क्रियाएं हैं, उस कक्षा के वातावरण में, स्कूल के वातावरण में जो विद्यार्थी की क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं का भी तो अध्ययन इसमें है कि वो विद्यार्थी उन क्रियाओं को क्यों कर रहा है, वो विद्यार्थियों उन क्रियाओं को करते समय उसकी मानसिक स्थिति कैसी है। इन सभी बातों का अध्ययन किसमें है? मनोविज्ञान में है। बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी हम ये देखते हैं कि जो बालक हैं, जो बालक मतलब कम आयु के जो बच्चे हैं, किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल हो जाते हैं तो उनकी काउंसलिंग होती है, उनके उस मनोविज्ञान को समझने का प्रयास किया जाता है चिकित्सकों के द्वारा कि इसकी मन स्थिति कैसी है, ऐसी कौन सी गतिविधियां रही, ऐसी कौन सी वजह रही जिनके कारण इसने ये कदम उठाया या ये आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया। बात समझ पाए आप? यहां तक की आसानी से एकदम कोई समस्या नहीं रही होगी आपको। तो इन सारे बिंदुओं का निचोड़ ये है कि एक शिक्षक के लिए आवश्यक होता है कि वह विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझे। बात समझ पाए? क्योंकि मनोविज्ञान की सामान्य समझ होने के बाद ही तो आप शिक्षा का मनोविज्ञान समझ पाएंगे। मनोविज्ञान समझ लेने के बाद ही आप शिक्षा मनोविज्ञान समझ पाएंगे। एक शिक्षक के समक्ष विद्यार्थियों को पढ़ाते समय क्या चुनौतियां आती हैं, विद्यार्थी अधिगम करते समय किन कठिनाइयों के दौर से गुजरता है, विद्यार्थी के अधिगम की प्रक्रिया को कौन से कारक ऐसे हैं जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं, वो सारे बिंदु समझ में आएंगे जब हम विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को समझ पाएंगे। बात समझ पाए? तभी हम उन दोनों बिंदुओं का निवारण कर पाएंगे, विद्यार्थी को अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना पाएंगे। आप ऐसे समझिए कि यदि हमें किसी समस्या का कारण क्या है, समस्या का कारण ही नहीं पता होगा तो हम उसका उपचार कैसे करेंगे। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करते हैं, सबसे पहले बीमारी को डायग्नोस करते हैं, उसके बाद में उपचार शुरू होता है। तो पहले वो उस समस्या की पकड़ करते हैं ना, ये समस्या कहाँ है। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही नैदानिक या उपचारात्मक कदम उठाने से पहले हमें आवश्यक क्या होता है कि हम उस समस्या को डायग्नोस करें, उस समस्या को पहचानें कि चीजें कहां से शुरू हो रही हैं, विद्यार्थी की अधिगम में रुचि क्यों नहीं है, पहले उस कारण पर जाना है, उस समस्या को, उस बीमारी को डायग्नोस करना है, उसके बाद में उसका उपचार शुरू होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर एक दो समय की खुराक आपको दवाई ऐसे दे सकता है सामान्य लक्षण देखकर, फिर भी यदि मान लीजिए बुखार है, नहीं उतरता है, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, रक्त जांच करा लीजिए।
ब्लड टेस्ट करा लीजिए। जैसे ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो क्या है, अब वो समस्या को देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि समस्या क्या है, फिर उसके अनुसार उपचार शुरू होगा। बातें समझ पाए आप यहां तक कि इतना बिंदु स्पष्ट है। मूल्यांकन में भी ये सारे बिंदु आते हैं, नैदानिक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन। बात समझ पाए आप यहां तक कि इतना बिंदु आसानी से स्पष्ट होगा। ये परिभाषा को लेकर बात हो गई। हम यदि बात करें मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं क्या है, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से, मनोविज्ञान की जानकारी होने से क्या लाभ होंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो जब हम मनोवैज्ञानिक अध्ययन कर लेंगे तो इससे क्या होगा, एक शिक्षक के अनुसार सोचना है कि हम विद्यार्थियों के व्यवहार को समझ पाएंगे। हम क्या समझ पाएंगे कि हमारी कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का व्यवहार कैसा है, हम उनके अनुभव को समझ पाएंगे, उनकी मानसिक प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। बात समझ पाए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया शुरुआत में, जो तारे जमीन पर फिल्म है, उसमें जो आमिर खान का किरदार है, वो शिक्षक क्या करते हैं, वो शिक्षक यही करते हैं कि उसकी जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक विशेषता प्रमुख क्या हो जाएगी, यदि मैं आपसे एक वाक्य में कहूं तो हम कहेंगे मनोवैज्ञानिक अध्ययन से मनोवैज्ञानिक अध्ययन से व्यवहार, अनुभव और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है, कि हम विद्यार्थियों की जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उन मानसिक प्रक्रियाओं को समझ पाएंगे। बात आसानी से स्पष्ट हो गई। तो एक विशेषता प्रमुख तो ये हो गई। दूसरा बिंदु आप इसमें यह कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से हम ये समझ पाते हैं कि बालक का मन कैसे कार्य करता है और विभिन्न मानसिक जो क्रियाएं हैं वो अलग अलग व्यवहारों के रूप में किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। बालक का मन, कक्षा में उपस्थित विद्यार्थी का मन कैसे काम करता है, ये सारी बातें हम समझ पाएंगे मनोवैज्ञानिक अध्ययन से। तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन की एक विशेषता क्या हो जाएगी, मनोवैज्ञानिक अध्ययन से यह समझने में मदद मिलती है कि मन कैसे कार्य करता है, मन कैसे कार्य करता है और विभिन्न क्रियाएं अलग अलग व्यवहारों के रूप में किस तरह उत्पन्न होती हैं। उत्पन्न होती है। एक स्थिति में कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों का सभी का रिएक्शन अलग अलग हो सकता है। बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि सभी की जो प्रतिक्रिया है, सभी का जो उस पर रेस्पॉन्स है, सभी का एक जैसा रेस्पॉन्स आए, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। तो वो अंतर किस लेवल पे हो जाएगा कि मनोविज्ञान के अध्ययन करने से, मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से हम यही तो बात सीख पाएंगे कि जो अलग अलग क्रियाएं हैं वो अलग अलग व्यवहारों के रूप में किस तरह उत्पन्न होती हैं। बात समझ पा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने से बालक के व्यवहार को लेकर, अनुभव को लेकर, मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिलती है। बात समझ पा रहे हैं। किसी बालक का एक एक्शन को लेकर जो रेस्पॉन्स आया
वो रेस्पॉन्स को समझने में कि ऐसा रेस्पॉन्स क्यों आया, ये समझने में मदद मिलती है मनोवैज्ञानिक अध्ययन से। तो एक विशेषता तो हो जाएगी मनोवैज्ञानिक अध्ययन की ये। बिंदु स्पष्ट हुआ। एक बात हम ये कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ही, जब हम इसको अधिगम के साथ में जोड़ेंगे, तो अधिगम में लर्निंग, स्मृति, एकाग्रता, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन, संवेग, इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को विकसित किया गया है और इन सिद्धांतों के विकास के बाद इनमें सार्थक प्रगति की गई है। बात समझ पाए कि हम बालक के मनोविज्ञान को समझकर ही उसको अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बना सकते हैं। तो ये किसकी विशेषता हो गई? मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषता हो गई। तो एक अंतिम वाक्य विशेषताओं में ये लिख सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन से ही अधिगम, स्मृति, ध्यान या एकाग्रता, मोटिवेशन या आप कह सकते हैं अभिप्रेरणा तथा इंपल्स या हम कहें संवेग आदि के सिद्धांतों को विकसित किया गया है और सार्थक प्रगति यानी कि सकारात्मक प्रगति, ऐसी प्रगति जिसका वास्तविक अर्थ है सार्थक प्रगति की गई है। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का। तो ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं हो गई कि मनोवैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से हम बालक के व्यवहार को समझ पाते हैं, हम बालक की जो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, उसके मानसिक स्तर की जो प्रक्रियाएं हैं, वो किस क्रिया के लिए क्या रेस्पॉन्स करेगा, ये चीजें हम समझ पाते हैं। मनोविज्ञान का अध्ययन करने से इन तमाम बिंदुओं को समझना आसान हो जाता है। विद्यार्थी की मानसिक क्रियाएं अलग अलग व्यवहारों के रूप में कैसे उत्पन्न होती हैं, यह बिंदु समझ में आता है। तो ये क्या हो गई? ये मनोवैज्ञानिक अध्ययन की विशेषताएं हो गई। आगे बात करते हैं मनोवैज्ञानिक उपागम को लेकर, अप्रोच को लेकर। जो अप्रोच होती हैं उन अप्रोच को लेकर बात करें तो इसमें हमें कुल 4-5 अप्रोच के बारे में समझना है। जैसे एक है जैविक उपागम या बायोलॉजिकल अप्रोच। जैविक उपागम के बारे में समझेंगे या बायोलॉजिकल अप्रोच के बारे में समझेंगे। दूसरा मनोविश्लेषणात्मक अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की, या उसको हम कहें मानवतावादी उपागम। मानवतावादी उपागम। एक इसी में हम बिंदु पढ़ रहे होंगे व्यवहारवादी उपागम। रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर हम चीजें समझ रहे होंगे। एक बिंदु हम इसमें पढ़ रहे होंगे संज्ञानात्मक उपागम। संज्ञानात्मक उपागम, कोग्निटिव अप्रोच। संज्ञानात्मक में सारी चीजें संज्ञान के बालक के ज्ञान को लेकर, उसके व्यवहार को लेकर सारे बिंदु शामिल होंगे। तो अभी हमें ये 4-5 बिंदुओं को समझना है। जैसे सबसे पहला है जैविक उपागम या हम कहें बायोलॉजिकल अप्रोच जो होती है। तो बायोलॉजिकल अप्रोच या जैविक उपागम के अंतर्गत मुख्यतः जो भावनाएं होती हैं या स्थितियां हैं या संवेग हैं, व्यवहार के जो अलग अलग पहलू हैं, उनके नियंत्रण में जो मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की भूमिका होती है, उसका अध्ययन किया जाता है।
आपको केवल ये परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पता रहे कि कितनी अप्रोच हैं। बात समझ पाए? आपको मनोवैज्ञानिक उपागम के बारे में पता रहे कि कितनी उपागम है, कितनी अप्रोच है, एक सामान्य जानकारी इन अप्रोच को लेकर आपके पास में रहे। बात स्पष्ट आ गई यहां तक की? तो जैविक उपागम या हम बायोलॉजिकल अप्रोच की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत मुख्यतः जैविक उपागम के अंतर्गत मुख्यतः भावनाओं, स्थितियों, संवेगों और व्यवहार के अन्य पहलुओं के नियंत्रण में मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की भूमिका, का अध्ययन किया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत इसमें 2-3 शब्द हैं जिन पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। वो जो सबसे अधिक ध्यान देना है वो ध्यान रखना है आपको इसमें कि मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों की जो भूमिका है। बात समझ पाए? भावनाएं, जो स्थितियां हैं और व्यवहार के जो पहलू हैं, उन व्यवहार के अन्य पहलुओं के नियंत्रण में मस्तिष्क के विभिन्न हिस्से जो होते हैं उनकी भूमिका क्या होती है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। किस में? जैविक उपागम में या जैविक अप्रोच या बायोलॉजिकल अप्रोच में। बिंदु स्पष्ट हुआ यहां तक का? इतना बिंदु स्पष्ट, एकदम कोई समस्या इसमें नहीं होगी। अगली बात कर लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक उपागम को लेकर। साइको एनालिटिक अप्रोच उपागम, ये बहुत महत्वपूर्ण है सिगमंड फ्रॉइड की वजह से। मनोविश्लेषणात्मक उपागम या साइको एनालिटिक अप्रोच जो है ये सिगमंड फ्रॉइड की वजह से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके जनक कौन है? सिगमंड फ्रॉइड। इसके जनक कौन है? अगर मैं कहूं महानतम यूरोपीय, और यूरोप में भी ऑस्ट्रिया से, है ना, यूरोपीय मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉइड है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के थे ये, यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया। अगर आपको लिखना है तो महानतम यूरोपीय और ब्रैकेट में कर लीजिएगा ऑस्ट्रिया, कैपिटल क्या है? वियना। बात स्पष्ट हो गई? तो ऑस्ट्रिया के थे सिगमंड फ्रॉइड जो मनोविश्लेषणात्मक उपागम के जनक है, ठीक है। फ्रॉइड ने कहा, फ्रॉइड का स्पष्ट मानना था कि चेतना की प्रकृति और गुणों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और सिगमंड फ्रॉइड ने भी यही किया। सिगमंड फ्रॉइड ने चेतना की प्रकृति और गुणों को जानने का प्रयास किया। चेतना की प्रकृति और चेतना के गुणों को जानने का प्रयास किसने किया? सिगमंड फ्रॉइड ने किया। कहां के थे? ऑस्ट्रिया के थे। मनोविश्लेषणात्मक उपागम जो है, अप्रोच जो है, उसके ये जनक थे। इसमें फ्रॉइड ने क्या अध्ययन किया? तो फ्रॉइड ने मन का अध्ययन अनुभवों की जो एक हम कहते हैं चरणबद्ध व्यवस्था है उसके संदर्भ में किया। फ्रॉइड ने क्या किया? सिगमंड फ्रॉइड ने
मन का अध्ययन, मन का अध्ययन, अनुभव जो एक्सपीरियंस है, अनुभवों की चरणबद्ध, यानी कि जो श्रृंखला बनती है, चरणबद्ध व्यवस्था के संदर्भ में किया। संदर्भ में किया। सिगमंड फ्रॉइड ने मानव चेतना की 3 परतों को सामने रखा। अब यहां जो हमने पहले बात की है शुरुआत में कक्षा में, वो बिंदु एक बार फिर से आपके सामने आएंगे। उन बिंदुओं को ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आपको याद आना चाहिए कि एक व्यक्ति आए थे विल्हेम वुंट, जिन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। तो वो केवल चेतना के विज्ञान की बात कर रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड भी कुछ कुछ बातें ऐसी ही कर रहे हैं। सिगमंड फ्रॉइड भी क्या कर रहे हैं? चेतना की जो प्रकृति है और चेतना के जो गुण हैं उनको जानने का प्रयास कर रहे हैं। बात याद आएगी विल्हेम वुंट वाली? तो विल्हेम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा था। अब जो सिगमंड फ्रॉइड है, सिगमंड फ्रॉइड ने मानव चेतना की 3 परतों को सामने रखा। इसको ध्यान रखना है, ये आगे तक आपके काम आएगा। मानव चेतना की 3 परतों को, 3 लेयर्स को सामने रखा। कौन कौन सी हैं ये तीनों परत? एक एक करके जान लीजिए। 3 परतों को उन्होंने सामने रखा, जिसमें उन्होंने एक कहा, एक है चेतन, मतलब कॉन्शियस। कॉन्शियस की बात एक ये कर रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं अवचेतन। अवचेतन यानी कि ये कह रहे हैं सब कॉन्शियस, सब कॉन्शियस। और तीसरा इन्होंने कहा अचेतन। अचेतन, अचेतन मतलब अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो सिगमंड फ्रॉइड ने मानव चेतना की कौन सी 3 परतों के बारे में बताया? उन्होंने कहा कि एक है कॉन्शियस, एक है सब कॉन्शियस और एक है अनकॉन्शियस। बात स्पष्ट है? जो फ्रॉइड है, फ्रॉइड ने स्पष्ट इस बात को स्वीकार किया कि मानव के जो व्यवहार हैं, जो ज्यादातर मानव के व्यवहार हैं, वो अचेतन प्रेरणाओं द्वारा तय होते हैं। अचेतन प्रेरणाओं द्वारा यानी कि अनकॉन्शियस माइंड द्वारा उसका जो बिहेवियर है, उसका जो व्यवहार है, वो चीजें तय होती हैं। बात समझ पाए? जैसे ग्लास गर्म है, हमने छुआ और सदा सीधे हटा लिया, हमको पता भी नहीं चला। हम किसी रास्ते पर जाते हैं, हम सीढ़ियां चढ़ते हैं या हम कार चलाते हैं, तो शुरुआत में तो हम देखते हैं कि जब हम कार चलाएंगे तो बहुत कॉन्शियस होकर हम एक एक बिंदु का ध्यान रखेंगे, बहुत कॉन्शियस रहेंगे उस समय। लेकिन जब आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप उसके अभ्यस्त हो जाएंगे, जब आप कार चलाने के अभ्यस्त हो जाएंगे, तो क्या तब आपको ये ध्यान रहता है, कॉन्शियसली आप ये काम करते हैं कि कब मुझे गियर में डालना है, कब गियर में से निकालना है, कब मुझे इंडिकेटर देना है, या मुझे कब मोड़ लेना है, मेरे घर का रास्ता कौन सा आएगा। बात समझ पाए? ऊंचाई पे चढ़ते समय मुझे गति धीमी करनी है, बढ़ानी है। ये सारी क्रियाएं कैसे होती हैं आपको पता भी नहीं होता। सारी चीजें अचेतन मन के द्वारा तय हो रही होते हैं। व्यवहार किसके द्वारा तय हो रहा था? अचेतन मन को। बात समझ पाए? तो इसीलिए सिगमंड फ्रॉइड ने क्या माना? सिगमंड फ्रॉइड ने कहा कि यदि हम वर्तमान मानव व्यवहार को समझना चाहते हैं तो हमें अचेतन मन को समझना बहुत आवश्यक है। बात समझ पाए? ये एक बिंदु आप लिख लीजिए कि फ्रॉइड का मानना था, ये कथन के रूप में प्रश्न बन सकता है। फ्रॉइड का मानना था, फ्रॉइड का मानना था कि ज्यादातर व्यवहार अचेतन, अनकॉन्शियस
अचेतन प्रेरणाओं द्वारा तय होता है। इसलिए सिगमंड फ्रॉइड ने माना कि वर्तमान मानव व्यवहार को समझने के लिए अचेतन यानी अनकॉन्शियस मन को समझना बहुत आवश्यक है। बात स्पष्ट है। सिगमंड फ्रॉइड जिस अप्रोच के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें उस अप्रोच का नाम ध्यान रखना है। तो आपको ध्यान रखना है मनोविश्लेषणात्मक उपागम। इसके जनक कौन है? इसके जनक है सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड कहाँ के हैं? यूरोपीय देश ऑस्ट्रिया के हैं। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? तो सिगमंड फ्रॉइड के बारे में ध्यान रखेंगे। इन्होंने कहा कि मानव के जो ज्यादातर व्यवहार हैं वो अचेतन प्रेरणा द्वारा तय होते हैं। इसलिए यदि हमें मानव व्यवहार को समझना है तो हमें अचेतन मन को समझना बहुत आवश्यक है। हमें अचेतन मन को समझना होगा। बिंदु स्पष्ट है। अगली अप्रोच ह्यूमनिस्टिक या मानवतावादी जो हमने बात की, उपागम, मानवतावादी उपागम के बारे में। ये तो बहुत सरल, अब यहां से चीजें हो जाएंगी। इसके जो जनक हैं वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स हैं। मानवतावादी उपागम के जनक कौन है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स। ठीक है। मानवतावादी उपागम के ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के जनक कौन है? तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स है। अब इस अप्रोच में, या हम कहें मानवतावादी अप्रोच जो है, उपागम जो है, इसके अनुसार व्यक्ति एक क्रियाशील और आत्मसिद्ध प्राणी है। बात समझ पाए? यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ये कहती है कि व्यक्ति को अपने व्यवहार को तय करने की स्वतंत्रता है। व्यक्ति अपने व्यवहारों को तय करने के लिए स्वतंत्र है। बिंदु स्पष्ट हुआ आसानी के साथ में? एक वाक्य में यदि लिखना हो तो क्या कहेंगे? मानवतावादी उपागम के अनुसार व्यक्ति एक क्रियाशील और आत्मसिद्ध प्राणी है। आत्मसिद्ध प्राणी है तथा उसे अपने व्यवहार को तय करने की स्वतंत्रता है। अपने व्यवहार को तय करने की स्वतंत्रता है। बात स्पष्ट हो गई? तो वो ध्यान रखना है आपको। अभी तक जो हमने अप्रोच की बात की है, इसमें आपको मनोविश्लेषणात्मक उपागम की जो बात है, साइको एनालिटिक अप्रोच की जो बात है, उसको आप ध्यान रखेंगे। बात स्पष्ट हो गई यहां तक की? मानवतावादी उपागम क्या कहती है? कि मानव अपने व्यवहारों को तय करने के लिए स्वतंत्र है। अगली अप्रोच है व्यवहारवादी उपागम। आपको याद आएगा हमने जेबी वॉटसन की बात की थी। जब हमने वॉटसन के अनुसार परिभाषा देखी थी मनोविज्ञान की, तो उन्होंने कहा था व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। तो ये वही व्यवहारवाद के जो जनक है जेबी वॉटसन, उन्हीं की अप्रोच है बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, व्यवहारवादी उपागम। ठीक है। तो इसके जनक कौन है? इसके जनक हैं जेबी वॉटसन। किसने किया प्रतिपादन? जेबी वॉटसन। ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक।
अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन। और जो ये जेबी वॉटसन है, इनके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि ये व्यवहारवाद के जनक हैं। इनका एक कथन बड़ा प्रसिद्ध है, इनका एक बहुत बड़ा कथन प्रसिद्ध है, जो अधिगम करता है, अध्येता है, उसके संदर्भ में इन्होंने एक कथन कहते हुए बात की थी, विद्यार्थी के वातावरण को लेकर, पर्यावरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, कि विद्यार्थी का जो पर्यावरण है, उसका जो वातावरण है, उस पर प्रकाश डालते हुए इन्होंने कहा था कि मुझे एक नवजात शिशु दे दो, उसे चोर, वकील, पुलिस या डॉक्टर, मैं जो चाहूं बना दूं। यानी कि इन्होंने कहा था कि विद्यार्थी का जो वातावरण है वो कितना महत्वपूर्ण है, जैसा उसका वातावरण होगा उसका प्रभाव उसके ऊपर दिखाई देगा। ये हमारे घर वाले भी क्या कहते हैं, संगति का असर होता है, तो बुरी संगति में मत रहा करो। बात समझ पाए? तो वो आप कह सकते हैं कि जेबी वॉटसन के कथन से ही सहमत हैं, उससे प्रभावित हैं। जेबी वॉटसन व्यवहारवाद के जनक हैं और ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, ये व्यवहारवादी उपागम के जनक हैं, बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के जनक हैं। बात स्पष्ट हो गई? तो वॉटसन व्यवहार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देते हैं। वॉटसन व्यवहार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण पर बल देते हैं। जैसे ये ऐसे मानिए, ऐसे समझिए, वॉटसन का मानना है कि यदि, जैसे हमने कहा, ग्लास या कप है, गर्म है, उस पे कोई भी हाथ लगाएगा तो वो एकदम से अपने हाथ को हटा लेगा। यदि कोई हाथ नहीं हटा रहा है तब समस्या है। तो यही क्या है, वस्तुनिष्ठ विश्लेषण। तो वॉटसन व्यवहार के वस्तुनिष्ठ जो विश्लेषण है उस पर बल देते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ? वस्तुनिष्ठ विश्लेषण वाली बात इनके संदर्भ में ध्यान रखेंगे, व्यवहारवाद के जनक हैं, ये बात आप इनके संदर्भ में ध्यान रखेंगे। बात यहां तक की एकदम स्पष्ट हो गई। यानी कि वॉटसन इस बात के समर्थक हैं कि भाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण होना चाहिए व्यक्ति के व्यवहार का। बात यहां तक की स्पष्ट है? जैसे ये कहते हैं कि जो एक उद्दीपक होता है ना, स्टिमुलस, ये दो बिंदु यहां हैं, एक है उद्दीपक वाली बात और दूसरा है रेस्पॉन्स को लेकर, प्रतिक्रिया को लेकर। जैसे हमने देखा, मान लीजिए रोड पे जा रहे हैं, रोड पे गए तो जो ट्रैफिक लाइट है, जो सिग्नल है, वो रेड हो गया, उसका मतलब क्या है, हमें रुक जाना है। तो हमारी प्रतिक्रिया कैसी हुई, उसके सामने हमने क्या प्रतिक्रिया दी, हम रुक गए। बात समझ पाए? हम रुक गए। कक्षा में सहायक सामग्रियों का प्रयोग करते समय एक शिक्षक ने अपने बिंदु को स्पष्ट करने के लिए कक्षा में एक नक्शे का, एक मैप का, ग्लोब का या चार्ट का प्रयोग किया। वो क्या हो जाएगा, वो एक उद्दीपक हो जाएगा। उसके सामने विद्यार्थियों की क्या प्रतिक्रिया है। तो इन दोनों के बीच में जो कंपेनियनशिप है, जो साहचर्य है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच में, तो जब हम बात करते हैं वॉटसन की, तो वॉटसन इस बात के समर्थक हैं कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया के बीच कंपेनियनशिप हमारे व्यवहार को व्यापक रूप से निर्धारित करती है। कि कोई चीज हमारे सामने आई, उसके सामने, उसके विरोध में या उसके समर्थन में या उसको लेकर हमारा जैसा भी रेस्पॉन्स हो, इस उद्दीपक और इस प्रतिक्रिया, इन दोनों के बीच में जो एक कंपेनियनशिप है, जो साहचर्य है, वही हमारे व्यवहार को व्यापक रूप में निर्धारित करता है। वही हमारे व्यवहार को व्यापक रूप में निर्धारित करता है और इसी कंपेनियनशिप में बुनियादी फेरबदल करके हम व्यवहार को सही दिशा में ला सकते हैं, हम व्यवहार को उचित सांचे में ढाल सकते हैं। बात समझ पा रहे? एक बालक है, वो
मान लीजिए कोई एक्शन हुआ, उसके अगेंस्ट में उसका जो सामान्य प्रतिक्रिया आनी चाहिए वो नहीं आई, तो ये जो कंपेनियनशिप है यानी कि इसमें गड़बड़ है। हम इसी साहचर्य में फेरबदल करके उसके व्यवहार को सही दिशा में ला सकते हैं, उसके व्यवहार को उचित सांचे में ढाल सकते हैं। ये मानना किसका है? ये मानना है व्यवहारवाद के जनक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेबी वाटसन का। बात एकदम स्पष्ट होगी यहां तक कि किसी को कोई समस्या यहां तक में संभवतः नहीं होगी। यदि इसी बात को एक वाक्य में लिखना हो तो आप लिख लेंगे कि वाटसन इस बात के समर्थक हैं कि जो उद्दीपक होता है, या हम कहें जो स्टिमुलस होता है, उद्दीपक और प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स को लेकर, प्रतिक्रिया और रेस्पॉन्स को लेकर इनके बीच में जो साहचर्य है, के बीच साहचर्य है, या आप कह सकते हैं जो कंपेनियनशिप है, कंपेनियनशिप हमारे व्यवहार को व्यापक रूप से निर्धारित करता है। दो बिंदु हैं जिन पर ध्यान देना है वाटसन के अनुसार। किस किस चीज पे? उद्दीपक और प्रतिक्रिया। इन दोनों के बीच में साहचर्य जो है, जो एक कंपेनियनशिप है इन दोनों के बीच में, वो हमारे व्यवहार को व्यापक रूप में निर्धारित करता है। और यहीं से इन्होंने ये बात कही कि यदि हम इस साहचर्य में बुनियादी फेरबदल कर दें, बुनियादी फेरबदल करके व्यवहार को सही दिशा और उचित सांचे में ढाला जा सकता है। ढाला जा सकता है। बिंदु स्पष्ट हो गए यहां तक का। अंतिम अप्रोच की बात कर ले जो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव अप्रोच है। संज्ञानात्मक उपागम या कॉग्निटिव अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच ये कहीं एक तरीके से कंप्यूटर मॉडल पर है। कंप्यूटर मॉडल पर है कहने का मतलब क्या हुआ कि ये संज्ञानात्मक अप्रोच, कॉग्निटिव अप्रोच व्यक्ति की सूचना संसाधन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देती है। यह अप्रोच एक वाक्य में यदि आपको लिखना हो एक बिंदु इसमें, तो संज्ञानात्मक उपागम क्या करता है? यह संज्ञानात्मक उपागम व्यक्ति की सूचना संसाधन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है। कौन सा उपागम? संज्ञानात्मक उपागम। यानी कि इसके अंतर्गत हम कहें उच्च मानसिक प्रक्रियाएं, जैसे भाषा को लेकर, चिंतन को लेकर, तर्क को लेकर, स्मृति या स्मरण को लेकर, समस्या समाधान को लेकर, निर्णय लेना, ये सारे संदर्भ में सूचना संसाधन का अध्ययन किया जाता है। बात स्पष्ट हो गई यहां तक कि व्यक्ति के निर्णय लेने को लेकर, व्यक्ति के चिंतन मनन को लेकर, व्यक्ति के तर्क को लेकर। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो संज्ञानात्मक
उपागम या कॉग्निटिव अप्रोच की बात आएगी तो हम क्या कहेंगे कि इसके अंतर्गत उच्च मानसिक प्रक्रियाओं जैसे हम कहें भाषा, जैसे कहें चिंतन, कहें तर्क, स्मृति, स्मरण, समस्या समाधान तथा आप कह लीजिए इसमें निर्णय लेना आदि के संदर्भ में सूचना संसाधन का अध्ययन किया जाता है। संसाधन का अध्ययन किया जाता है, यानी कि संज्ञानात्मक उपागम के अनुसार मनुष्य के जो व्यवहार हैं, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें सूचना संसाधन के रूप में देखा जाए कि व्यक्ति के जो निर्णय लेने की क्षमता है वो एक सूचना है, उसके बारे में हमें जानकारी मिल रही है। बात समझ पाए? यानी कि जो उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे हमें व्यक्ति की भाषा पता चली तो हमें ये व्यक्ति के बारे में सूचना मिल रही है, हमें ये व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है। व्यक्ति के हमने चिंतन स्तर को देखा, उसके तर्क को देखा, तो यहाँ से हमें व्यक्ति के बारे में सूचना प्राप्त हो रही है। तो ये सारी चीजें सूचना संसाधन है, व्यक्ति की जानकारी का एक साधन है, व्यक्ति के बारे में यहाँ से सूचना मिल रही है। तो इन सभी को सूचना संसाधन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। तो जो संज्ञानात्मक उपागम है उसमें जो व्यक्ति की उच्च मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका सूचना संसाधन का इस संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। यानी कि मनुष्य के बारे में जानकारी देने का या मनुष्य के बारे में समझने का, उसके व्यवहार को समझने का, मनुष्य की मानसिक क्रियाओं को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें उसके बारे में जानकारी कितनी है। हम कक्षा में उपस्थित एक बालक की क्रियाओं को समझने का प्रयास करेंगे तो हमें बालक के बारे में जानकारी कितनी है, हमारा सूचना संसाधन कितना मजबूत है, उस बालक को लेकर हमारे पास कितनी जानकारी है उसके बारे में। बिंदु स्पष्ट हो गया? तो कॉग्निटिव अप्रोच संज्ञानात्मक उपागम किस बात पर बल देता है? ये व्यक्ति की सूचना संसाधन क्षमता पर ध्यान केंद्रित करने पर बल देता है कि हम व्यक्ति के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। बात स्पष्ट हो गई यहां तक कि आज वाली कक्षा में जितने बिंदु हमने पढ़े हैं तो उसमें एक तो जो शुरुआत वाली चीजें थी, जब हमने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति को लेकर बात की, हमने अरस्तु ने जो आत्मा का विज्ञान कहा, यानी कि जो परिभाषाएं हैं, एक तो वो आपको ध्यान रखनी है क्योंकि वहां से हूबहू प्रश्न, ठीक वैसा ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक तो आपको वो ध्यान रखना है। फिर जो परिभाषाओं के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है, जो विशेषताओं को लेकर चीजें हमने समझी हैं उनको व्यवहारिक होकर समझना है। मनोविज्ञान क्यों पढ़ना आवश्यक है, ये सारी बातें हमने की ही हैं आपसे। फिर जो अप्रोच है, जो उपागम है, यदि हम इन अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो एक तो आपको जो सिगमंड फ्रॉइड को लेकर हमने बात की, मनोविश्लेषणात्मक उपागम, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है व्यवहारवादी उपागम को लेकर, जेबी वॉटसन को लेकर जो बातें हमने की वो। यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। मैं ये अपेक्षा करता हूं कि मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको आसानी से समझ में आई होंगी, कहीं कोई समस्या आपको मनोविज्ञान को लेकर नहीं आई होगी। यदि कोई समस्या आती है तो आप आगामी कक्षाओं में पूछ सकते हैं, हम फिर उस बिंदु पर विचार कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।